उम्मीदवार के तौर पर निवेदन करता हूँ, मान्यवर ताराराम मीणा आप आए और जनता के उम्मीदवार के रूप में अपनी बात रखें। मान्यवर ताराराम मीणा लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जनता उम्मीदवार आप आए और अपनी बात रखें। मान्यवर ताराराम मीणा, ताराराम मीणा संघर्ष करो, ताराराम मीणा संघर्ष करो, ताराराम मीणा संघर्ष करो, ताराराम मीणा संघर्ष करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मान्यवर ताराराम मीणा सभी स्थान करें। एक बार बैठ जाओ थोड़ा और गाय को नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़ना मैं तो कह रहा हूं, मैं तो निकला था जगाने के लिए, लेकिन जैसे ही जगाया तो घेर लिया कि और कोई नहीं, तुम नहीं हो। मैंने कहा भाई मेरा जीवन में कोई इरादा नहीं था चुनाव लड़ने का, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कभी भी इस प्रकार का कोई कदम उठाने का। तो लोगों ने कहा फिर हमें जगाने की जरूरत क्या थी? हम अपना सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, जैसे हमारा चल रहा था, गुजारा चल रहा था। अब आपने हमारे अंदर स्वाभिमान पैदा कर दिया, मान सम्मान पैदा कर दिया, हमारे जमीन को जिंदा कर दिया, तो अब हम जाएं किधर? लोगों की इस अपील को ध्यान में रखते हुए हमने बाकायदा सिस्टम के अनुसार कदम से कदम इस प्रकार से हमने पहले, चूंकि भारत जो है जाति व्यवस्था का शिकार है और मैं भी किसी जाति में जन्मा हूं, तो जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो किसी न किसी जाति का होता है। मैंने कहा मैं जब तक मेरा जाति यानी कि मेरा भील समाज अगर मुझे इजाजत नहीं देता मैं अगला कदम नहीं उठाऊंगा। भील समाज ने 23 तारीख को आशीर्वाद प्रदान किया और कहा और विश्वास दिलाया कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं, और सिर्फ हम ही साथ नहीं है, हम सर्व समाज के 56 कौम के वोट लाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे उनके सामने हमें झोली फैलानी पड़े, लेकिन हम प्रयास करेंगे। उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि 29 तारीख को हम लोग सर्व समाज की एक सभा आयोजित करके उसमें राय लेंगे, और अगर हमें स्वीकृति मिलेगी तो हम आगे जरूर जो है फैसला लेंगे। आज ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर सफल रहा। मैं भारत की स्थिति को बताना चाहता हूं कि आज भी हमारे देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं कि hमारे समाज का बहुत बड़ा तबका इतना डरा हुआ है कि वो खुलकर सामने नहीं आ सकता। आज हमारे ओबीसी और मूल ओबीसी के और हमारे माइनॉरिटी के मुस्लिम भाई कुछ अपना डर दूर करके हमारे बीच में आए। मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूं कि आपको देख करके आप बाकी और लोगों का भी हौसला बुलंद होगा, वे लोग भी अपने डर को निकाल करके सामने आएंगे। लेकिन साथियों, ये बहुत ही विडंबना की बात है कि 75 साल में जिन जातियों को सिर्फ वोटर के तौर पे इस्तेमाल किया गया, डरा धमका करके रखा गया, गुलाम और मोहताज रखा गया, दूसरों के रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर किया गया, वे लोग इतना जल्दी आगे नहीं आ सकते। लेकिन मुझे भरोसा है कि अभी तो चुनाव के आगे लगभग 25 दिन बाकी है, और 25 दिन के अंदर जो दौरा मैंने पहले तीनों जिलों का किया है, वही दौरा एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार भी करना पड़ेगा, करूंगा। और चुनाव से पहले उन लोगों के अंदर का डर भी बाहर निकाल के फेंक दूंगा। इसलिए जिन लोगों ने भी यहां डर को त्याग करके आने की हिम्मत जुटाई है,
उन तमाम लोगों को मेरा लाख लाख सैल्यूट है, मेरा लाख लाख सलाम है। हमें आगे आना पड़ेगा। मैंने आपको पहले कहा, जब मेरा चुनाव लड़ने का ही कोई जीवन का लक्ष्य नहीं था तो संसद में जाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मात्र एक सांसद बन जाना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं था और आज भी नहीं है। एक सांसद और एक मंत्री से ज्यादा हैसियत रखता हूं अपने समाज के लिए। वे 5 साल के लिए मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, और कभी कभी सरकार गिर जाए तो 13 दिन और 13 महीने के लिए भी होते हैं। लेकिन हम आजीवन सांसद और मंत्री हैं, क्योंकि हमारे पीछे हमारा समाज खड़ा है, पूरे देश के लोग खड़े हैं। ये बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने हमें इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के काम के लिए जिम्मेदार बनाया है, लेकिन पूरे देश के लोग हमारे साथ में हैं। मैं संसद में क्यों जाना चाहता हूं, या आप मुझे संसद में क्यों भेजना चाहते हैं? कौन सी उम्मीद, कौन सी आशा आप मुझसे रखते हैं? मेरे पास पे कोई नाम का नहीं है कि मैं नाम का भूखा हूं इसलिए सांसद बन जाऊं या अपने नाम के आगे एमपी लगवा दूं। एमपी तो मेरा मंच छोड़ करके भाग जाते हैं। जब मेरा आने का पता लगता है कि ताराराम जी आ रहे हैं तो पहले ही निकल जाते हैं कि थोड़ा काम। इसलिए मुझे कोई हम एमपी बन करके अपनी हैसियत नहीं बनानी, मुझे कोई धन दौलत और पैसा इकट्ठा नहीं करना। बाबा साहब की मेहरबानी और मेरी अपनी योग्यता और मेरे माता पिता के रास्ता बताया, उसके अनुसार एक मिनिस्टर से भी ज्यादा जीवन का स्टैंडर्ड जीता हूं, मुझे कोई दोष नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब मैं समाज के बीच में जाता हूं और समाज की पीड़ा देखता हूं, समाज के जब मेरे पास टेलीफोन आते हैं और मुझे ये सुनने को मिलता है कि साहब थाने में फोन कर दो, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, मुझे उस समय दर्द होता है। जब फोन आता है और कहते हैं कि साहब हमारे यहां पानी की समस्या खत्म नहीं हुई, तब मुझे याद आता है कि ये 75 साल से जो लोकसभा चल रही है, जो पार्लियामेंट चल रही है, जो लोकतंत्र चल रहा है, जो सरकारें चल रही है, ये क्या कर रही है? भारत विश्व गुरु बन रहा है और बनने की कगार पे खड़ा है। हां, गिरेगा पीछे ही अगर ये हाल रहा तो। 75 साल में इस जनता को पीने का पानी मुहैया नहीं करवा पाए। क्या वो सांसद है और क्या वो विधायक हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। कारण यह है कि आज दिन तक जो लोकसभा में, यानी अंग्रेजी का वर्ड है पार्लियामेंट में, अभी तो बहुत सारे लोग पार्लियामेंट ही बोलते हैं और एमपी का भी फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो भी पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5% से ज्यादा ऐसे लोग या ऐसे सांसद नहीं है जो पार्लियामेंट का मीनिंग जानते हो। मैं डरने की चोट कह रहा हूं। मैंने एक बार कहा था कि जो एमएलए की फुल फॉर्म नहीं जानते वो भी एमएलए बन जाते हैं। बहुत चला। मैं आज कह रहा हूं कि जो सांसद गए हैं या जाने वाले हैं, वे किसी टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पार्लियामेंट का मतलब बता दे, मैं उन्हें एमपी मान लूंगा। अरे मैं विद्वता नहीं पेश कर रहा, मैं अपना ज्ञान नहीं पेश कर रहा, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिसको खुद को ये नहीं पता कि पार्लियामेंट क्या होता है, तो पार्लियामेंट में जाने वाले को क्या पता कि उसको करना क्या है। हमारी समस्याओं का समाधान हो क्यों नहीं रहा है? हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही है?
कि जो बीमारी है उसकी दवाई नहीं दी जा रही है तो बीमारी कहां से खत्म होगी? बीमारी खत्म तो तब होगी जब उस बीमारी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों से जो पार्लियामेंट में जाते ही नहीं है, वैसे तो जाते होते तो शायद 5-10 मिनट का वीडियो होता उनका, और जाते होंगे शायद पीछे वाली सीट पे बैठ के नींद लेते होंगे। हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखे हैं कि नींद ले रहे हो, आ जाके हमारे एसी चलता रहता है अंदर, बहुत सारी शानदार सुविधा है, तो बड़े आराम से नींद, थोड़ा बंद भी जाते हैं बैठने के लिए, फुर्सत नहीं होती, फुर्सत बाहर मिलती नहीं है, अंदर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं। और जागते कब है? जब आगे वाले टेबल दबाते हैं तो टेबल की आवाज से जागते हैं, तो वो भी कब लड़ रहे हैं। बोला क्या था, हुआ क्या, क्या निर्णय हुआ, कोई लेना देना नहीं। जब तक ऐसे लोगों को चुनकर भेजोगे तब तक तुम्हारा भला कभी होने वाला नहीं। अब रही बात आप भेजोगे या भेजते हो, तो क्या भेजना आपके बस में है? क्या आप भेज सकते हैं किसी को? ये तो शायद पहली बार कदम उठाया कि आप भेजने की बात कर रहे हो, वरना इससे पहले तो जो कुछ हुआ है वो भेजने वाले कोई और है। वो जिनको टिकट देते हैं तो उनको वोट देते हैं, बस इतना ही काम है ना, इतना ही काम है। अब तुम कहां चुन रहे हो भाई? चुन तो उन्होंने पहले लिया, अब चुन तो लिया, अब तुमसे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करवाई जा रही है कि इन दोनों में से किसी को चुन लो, इन तीनों में से किसी को चुन लो, तो चुन तो पहले किया। अब वो जो लोग जिनके पास चुनने का पावर है, जिनके पास सिलेक्शन का पावर है, क्या वो बुद्धिमान लोगों को सिलेक्ट करेंगे? अरे समझो थोड़ा बात को, इतने बेवकूफ तो तुम नहीं हो। कोई हो सकता है अपने आप को अनपढ़ मान रहा हो, लेकिन वो अपना परिवार, अपना घर तो वो भी चलाता है ना, वो किसी के मोहताज थोड़ी होता। कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी आके मेरा घर चलाए। हर आदमी में बुद्धि होती है, लिटरेसी नहीं होती होगी, हो सकता है पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन बुद्धि तो सबके पास होती है। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए हमें कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है कि सिलेक्शन उनके हाथ में है और इलेक्शन हमारे हाथ में है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को भेजते हैं जो उनके गुलाम होते हैं। यहां पर यह भी मामला चल रहा है, जातियों को बदनाम किया जा रहा है, जातियों को बदनाम किया जा रहा है कि यार टिकट तो जाटों को दे रहे हैं। अच्छा, क्या जाटों को टिकट लेने का पावर है? अगर जाटों को टिकट लेने का पावर होता तो हमारी बहन प्रियंका का टिकट करता नहीं। अगर राजपूत को टिकट देने का पावर है तो शायद रविंद्र सिंह जी की टिकट करती नहीं। तो जो टिकट देने वाले हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी को चलाने वाले जो लोग हैं, आला कमान जो लोग हैं, वे लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो इस जनता का सच्चा प्रतिनिधि बने। इसलिए वो अपनी टिकट के जरिए वो समाज के अंदर राजनेता पैदा करते हैं, जन सेवक या जन प्रतिनिधि नहीं पैदा करते। आपने देखा होगा, अभी कल से ही सवाल शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया। अब तक मेरे नाम के आगे था शासक ताराराम मेहरा। क्या था? शासक ताराराम मेहरा। अभी मैंने शासक हटा दिया, मैंने शासक हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि शासक बन गए, मेरे समाज के लोग शासक बन गए। अब इन्होंने चुनने का पावर अपने हाथ में ले लिया कि हम चुनेंगे। जो चुनने वाला होता है ना, वो शासक होता है, वो शासक होता है। मैं भी अब तक चुनने वाले लोगों में था, इसलिए मेरे नाम के आगे शासक लगता था। अब मेरा समाज सर्व समाज शासक बन गया है। अब ये किसी पार्टी के टिकट के मोहताज नहीं है, अब पार्टियों के टिकट का मोहताज नहीं है, तो ये असली शासक बन गया है कि अपना जन प्रतिनिधि या अपना जन सेवक हम सब मिलकर के खुद चुनेंगे। इसलिए जब शासक बन गया मेरा समाज, तो मैंने नाम के आगे से शासक हटा दिया। अब मैं शासक नहीं, अब मैं सेवक हूं।
अब मैं सेवक हूं और समाज को चाहिए सेवक, समाज को चाहिए उसका सच्चा प्रतिनिधि, राजनेता नहीं। गलती हमने यही की, हमने राजनेता बनाए। और जब राजनेता बनता है तो राजनेता क्या करेगा? राजनेता तो राज करेगा ना, राजनेता राज करेगा। और अगर वो राज करेगा तो प्रजा को कुचले बिना, प्रजा को दबाए बिना राज संभव नहीं है। राज करने के लिए जनता को दबाकर रखना पड़ता है। ये सारा सिस्टम जो तंत्र देख रहे हैं आप, ये जनता को कुचलने, दबाने, मोहताज और लाचार रखने का सिस्टम है, क्योंकि उनको राजनेता बने रहना है। वो हमारे समाज में राजनेता पैदा कर रहे हैं। इसलिए संसद में जाना या सांसद बनना ये मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं उन लोगों की आवाज बनना चाहता हूं जिन लोगों को कभी सुना नहीं गया, जिन लोगों को कभी सुना नहीं गया। अभी इलेक्शन चल रहा ना, अभी इलेक्शन चल रहा है, हमारे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में, गाड़ियों में भर करके इकट्ठा कर दिया जाएगा। वे इकट्ठा कर देंगे, फिर सुनाएंगे और सुन करके चले जाएंगे। मुझे साथियों ने कहा कि 3 बजे फॉर्म भरने जाना है और टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएगा, वक्ता ज्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा मैं सुनाने नहीं, सुनने आया। फॉर्म के लिए कुछ नहीं, आज का 3 बज जाएगा तो कल का 11 बज जाएगा, कल भर देंगे। फॉर्म कहीं जा थोड़ी रहा, फॉर्म कहीं नहीं जा रहा है, कल भर देंगे। लेकिन मुझे लोगों को सुनना है कि लोगों का क्या रुझान है, लोग क्या चाहते हैं। इसलिए हमने, फिर भी हम सब कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन मोहनगढ़ और रामगढ़ कितना दूर है, कल्याणपुर कितना दूर है, बाकासर कितना दूर है, उधर जालोर के बॉर्डर से लोग आए हैं। उन लोगों को आने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा प्रोग्राम लेट हुआ। इसलिए हम सभी लोगों के दिल की भावनाओं को नहीं समझ पाए, सुन पाए। लेकिन हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। आपकी उपस्थिति बता रही है कि आपकी भावना क्या है। जब आपकी भावना है तो मेरा उद्देश्य है कि मैं उन लोगों की आवाज बनूं जिनकी जुबान सदियों से बंद कर दी गई थी। अगर सदियों से जुबान बंद नहीं की गई होती तो पढ़े लिखे लोग, ध्यान देना, बाबा साहब अंबेडकर को आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर बोलने की स्वतंत्रता देने का काम नहीं पड़ता। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें बोलने की स्वतंत्रता दी, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, इसका मतलब है कि उससे पहले बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर भी जब हमारे पुरखे नहीं रहे, उसके बाद उन लोगों ने लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र को स्थापित कर दिया, जिसकी चर्चा अभी चल रही थी कि उनके खानदान और परिवार के लोगों पे ही राजनीति सिमट करके रह गई। हमने प्लान बनाया कि अगर इस बार हमारा जो शोषित वंचित समाज है, जिसमें एसटी आता है, ओबीसी आता है, एससी आता है, मूल ओबीसी आता है और माइनॉरिटी आता है, 5 वर्ग है अभी। उन लोगों से हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने इस बार अपना विश्वास, अपना प्यार और अपना लाड एक एसटी के, यानी कि भील के बच्चे में विश्वास आपने व्यक्त किया है, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल बाद हम सब मिलकर के किसी मूल ओबीसी के आदमी को सांसद बनाएंगे। जो मूल ओबीसी हमारे बीच में है, लेकिन 75 साल में उनको टिकट तो क्या, कभी ये पूछा भी नहीं गया कि तुम क्या कर रहे। अभी हमारी मूल ओबीसी ने एक प्रयास किया और उन्होंने एक कैंडिडेट ढूंढ के लाया।
सांगाराम जी जांगिड़ का नाम आपने सुना होगा। सांगाराम जी मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे थे। मैं लोगों को मताधिकार जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और जहां भी जाते थे वहां सांगाराम जी के भी पोस्टर नजर आते थे। सांगाराम जी टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, मैं समाज को जगाने का प्रयास कर रहा था। सांगाराम जी ने टिकट के लिए अप्लाई किया, टिकट नहीं दिया। ये मूल ओबीसी के साथ में कुठाराघात हुआ। 75 साल बाद उठे उस बुलबुले को दबा दिया गया जो वास्तव में आगे 75 साल फिर उठ नहीं सकता। आखिर कब नंबर आएगा नाई का, दर्जी का? आखिर कब नंबर आएगा सुधार का, लोहार का? आखिर कब नंबर आएगा हमारे किसी रबारी का और हमारे किसी कुम्हार का कि वो भी सांसद बनकर के पार्लियामेंट में जाए? लेकिन मुझे लगता है कि ये कल्पना का भी विषय नहीं है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए हमने ये फॉर्मूला निकाला कि अब की बार निर्दलीय सरकार, और आज ये ताल ठोक रहा हूं, अगर आपका साथ सहयोग रहा, सर्व समाज का साथ सहयोग रहा तो मैं भी पार्लियामेंट में जाऊंगा। अगर साथ सहयोग नहीं भी रहा तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इस बार पार्लियामेंट में 50 से 100 निर्दलीय भेज करके ही दम लूंगा। ये मामला पूरे भारत का है, बाड़मेर जैसलमेर का नहीं है। अभी हमने ऐसे ऐसे लोगों को तैयार किया है और वो लोग जा रहे हैं जो पार्लियामेंट में जाकर के उनकी बोलती बंद करेंगे, जिन्होंने हमारी बोलती को कई सालों तक, बरसों तक रोकते रखा है। हमारी जुबान बंद करने वालों की हम बोलती बंद करेंगे। ये उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं कि अगर हम वहां गए तो ये करें। यह मामला जातियों का नहीं है। जातियों में कह देते हैं कि उसको दे दिया, इसको दे दिया। अरे टिकट तो किसी एक को दिया जाएगा, लेकिन टिकट देने वालों को पता है और टिकट लेने वालों को पता नहीं है कि वो टिकट उनको क्यों दे रहे हैं। वो इस देश की जाति व्यवस्था के अंदर किसी एक जाति विशेष को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जब वक्त आए तो उस जाति को दबाना आसान है, समाज को दबाना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने एसटी के अंदर मीनाओं को ऊपर उठाया। हमारे भाई है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनको भी ये नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। यहां पर जाट और राजपूतों के साथ राजनीति हो रही है, इनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो। मैं कोई टिप्पणी किसी पे नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं कि अगर दोष हमारी जाति का नहीं है, दोष जिस व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा उसका नहीं है, लेकिन उनको टिकट देने वालों का दोष है, जो लोग जानबूझ करके उन लोगों को आगे लाते हैं ताकि दूसरे लोगों के अंदर किसी प्रकार की राजनीति चेतना पैदा ना हो। हमारे लोग बीजेपी को कोसते हैं। अभी मैं सुन रहा हूं बहुत सारी जगह से आवाजें आ रही है कि ताराराम जी आप तो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हो, आप तो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हो, बीजेपी को जिता रहे हो। मैंने कहा तुम्हें तो इस बात का अब अंदाजा लगा है थोड़ा बहुत कि आप कांग्रेस का नुकसान कर रहे हो। आज जिस कांग्रेस को हमने 0 पे लाया है, ये कोई बीजेपी ने नहीं लाया है। आज कांग्रेस को जो 0 पे लाया है वो हम लोगों ने लाया है, मिस्त्री लोगों ने लाया है, बांसठ के लोगों ने लाया है, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा किसने किया। हमारे लोग सोचते हैं कि आज जो कपड़ा पहनने का अधिकार है, आज जो थोड़ा ढंग से रहने का अधिकार है, ये सब तो हमें कांग्रेस ने दिया। आपको पता है भारतीय संविधान के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों के लिए 56 भोग बनाए, 56 भोग बनाए। लेकिन जैसे ही संविधान कांग्रेस के हाथ में आया, कांग्रेस ने सारे के सारे काजू कतली घेवर बादाम
काजू हलवा तो था, सारा का सारा समेट के खा गए और हमारे लोगों के सामने खिचड़ी और दाल परोस दी। हमारे लोग सदियों के भूखे थे, पेट भरने के मिल गया, उन्होंने सोचा खाना तो कांग्रेस ने खिलाया। उनको ये नहीं पता कि तुम्हारे 5 पकवान या 56 भोग जो है वो सारे चुरा लिए। इस देश के अंदर 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया और 60 साल में उन्होंने पहला धोखा बाबा साहब अम्बेडकर के साथ किया। उसके बाद में उन्होंने बाबू जगजीवन राम के साथ धोखा किया, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ धोखा किया। हमारे किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के किसी भी लीडर को ऊपर तक उठने नहीं दिया। बाबू जगजीवन राम जी से बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर पत्थर फेंकवाए गए, लेकिन जब बाबू जगजीवन राम ने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की तो उनको किनारे कर दिया गया। ये सारा धोखा हमारे साथ में कांग्रेस के द्वारा किया गया। मैं तो अपनी भाषा में ये भी कहता हूं कि ये जो हमारी बर्बादी की बिल्डिंग है, ये जो बर्बादी की इमारत है, ये कांग्रेस ने बनाई हुई है। बीजेपी तो सिर्फ उसकी पुताई कर रही है, उसके ऊपर ब्रश घुमा रही है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी में फर्क समझना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी और रही है। कभी नासमझी में रही होगी, कभी आपके अंदर शिक्षा का अभाव रहा तब रही होगी, कभी हमारे पुरखे नहीं समझ पाए इसलिए रही होगी। लेकिन आज की तारीख में जो कुछ भी हो रहा है वो जो इनकी वजह से हो रहा है, कांग्रेस की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि जो मुस्लिम समाज है हमारा, उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। उनके सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है आज दिन तक लागू नहीं की। ऐसे बहुत सारे बातें मैं गिनाने जाऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा। हम लोगों को रैली में भी चलना, महीने के 5 किलो अनाज के लिए हमें मोहताज कर दिया है और अब तो 5 किलो अनाज की भी बात खत्म कर दी है। वो कह रहे हैं कि भूखा कोई नहीं रहेगा। जानवर जब चारा खाता है ना, जानवर चारा जब चर लेता है तो उसके बाद में क्या करता है, जुगाली करता है, जुगाली करता है। जानवर को पेट भर खाना मिल जाए तो फिर आराम करता है। जानवर को भोजन के अलावा किसकी आवश्यकता नहीं होती। अगर हमारे समाज को भी वो कह रहे हैं कि तुम्हें भोजन दे दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि वो लोग हमें जानवर से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे हैं। अगर हमारा समाज भोजन से, 5 किलो गेहूं से, फ्री के अनाज से अगर वो खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो फिर हमारे समाज में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। मैं कहता हूं समाज के अंदर स्वाभिमान पैदा होना चाहिए। हमारा भारत का संविधान कहता है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, आप लोकल भाषा में समझा दूं तो पढ़ाई, दवाई और कमाई, पढ़ाई, दवाई और कमाई ये सरकार की गारंटी है। शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क और अनिवार्य, बिना पैसे के और कंपल्सरी यानी जरूरी, और रोजगार बिना स्त्री और पुरुष के अंदर भेद किए प्रत्येक हाथ को रोजगार देना, ये भारत का संविधान सरकारों की जिम्मेदारी लगाता है। आज इस देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा खतरनाक रूप धारण कर चुकी है। हमारे समाज के अंदर बढ़ता हुआ जो अपराध है, ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का कारण है। शौक हर किसी के होते हैं, आवश्यकताएं हर किसी की होती है। अगर
आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो उसे पूरी करने के लिए वो अपराध की तरफ जाता है। चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, लूट हो, झूठ हो, ये सारा खेल करना पड़ता है क्योंकि पेट भरना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आश्चर्य भरी बात है, और वो बात यह है कि इस देश में काम इतना पड़ा है, इतना काम पड़ा है कि हाथ कम पड़ रहे हैं। काम इतना पड़ा है कि हाथ कम पड़ जाएंगे, और बेरोजगार इतने घूम रहे हैं कि शायद संख्या का कोई माप ही नहीं है। अगर इन लोगों को जो काम पड़ा है उस काम पे लगाया जाए तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जब रोजगार मिल जाएगा तो अपराध अपने आप कम हो जाएगा। जब अपराध अपने आप कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पे ये राष्ट्र जो है विकास की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का हाथ उस निर्माण में लगेगा जब उसे रोजगार मिलेगा। इस देश में काम करने वाले लोग और काम दोनों ही एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लेवल में है। इसलिए वो लोग आपको काम नहीं देना चाहते, वो आपको मोहताज रखना चाहते हैं, अपने रेमो कर्म पर जिंदा रखना चाहते हैं। तुम हमारे 5 किलो गेहूं पे जिंदा रहो, तुम अपने स्वाभिमान से कमा कर नहीं खाओ। ये बहुत बड़ी दुख भरी विडंबना है जिसके कारण मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बदलना पड़ा। मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरा लक्ष्य था कि अंतिम समय तक समाज को जगाऊं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये काम कर लोगे तो क्या जगाने वाला काम रुक जाएगा? अभी तुम्हारे कार्यक्रमों में 1000-2000 लोग आते होंगे, अगर सांसद बनकर के जाओगे तो लाखों की भीड़ आएगी, फिर वहां समझाने का काम करते रहना, लेकिन तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए जो ये देश भारत है ये कृषि प्रधान देश है, कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश में हमारे लोगों की हालत क्या, किसानों की हालत क्या, और किसानों की ही नहीं आम उपभोक्ता की क्या हालत है। यहां इस देश के अंदर जब किसान के खेत में फसल पैदा होती है, फसल जब पैदा होती है और वो फसल को जब बेचने जाता है तो किसान को लूटा जाता है, और जब वही चीज या वही अनाज या वही सब्जी और फल जब वो उपभोक्ता खरीदने जाता है तो उसे लूटा जाता है। मैंने लोगों को समझाया कि जब आप मंडी में मूंग बेचने जाते हो, अपने खेत का जब मूंग बेचते हो तो मूंग का भाव 50 रुपए, 52 रुपए या 50-60 रुपए के आसपास रहता है। जब आप बेचने जाते हो, अपना मूंग मंडी में बेचो, पैसे जेब में डालो और फिर किराने की दुकान पे जाओ और दुकानदार से बोलो कि 1 किलो दाल चाहिए मूंग की, वो कहेगा 120 रुपए किलो। समझो इन छोटी छोटी चीजों से तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अरे भाई, जब मंडी में मार्केट में भाव ज्यादा है तो होना चाहिए, कम है तो होना चाहिए। जब मंडी में मूंग का भाव 50 रुपए होता है तो दाल का भाव 120 रुपए क्यों होता है? इधर किसान लूटा गया और उधर उपभोक्ता आम नागरिक लूटा गया। जब किसान के खेत में टमाटर पैदा होता है तो 1.5 रुपए और 2 रुपए किलो टमाटर खरीदा जाता है, खरीद करके कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है। 2 महीने तक मार्केट से बाहर नहीं दिया जाता। वो कोल्ड स्टोरेज में 2 महीने 3 महीने रहकर उसका जो अंदर का सारा मामला है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको तो जबरदस्ती जिंदा रखा जा रहा है। जबरदस्ती जिंदा रखा जाएगा तो उसके अंदर जो तत्व है वो तो रहेगा नहीं। उधर वो उसकी क्वालिटी खत्म करता है और फिर मार्केट में लाके 200 रुपए किलो बेचता है। समझना पड़ेगा ये लड़ाई लड़ने के लिए क्या मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाऊं?
क्या ये लड़ाई लड़ने के लिए हम कोई जापान से बुलाएं किसी को? अरे जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो अपनी अटेचियां तिजोरियां भरने में लगते हैं, वो कभी जनता के दुख को नहीं समझते कि क्यों किसान का टमाटर 2 रुपए में बिकता है और क्यों टमाटर खाने वाला आम आदमी 200 रुपए में खरीदता है। क्या वजह है, ये समझना होगा। ये कृषि प्रधान के नाटक अब नहीं चलेंगे। अब किसानों को उनका हक मिल करके रहेगा। किसान सड़कों पर है, किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमने उन आंदोलनों में भाग लेकर के अपनी आवाज को बुलंद किया है। अब हमें मौका मिलेगा तो किसानों की आवाज दिल्ली में भी उठेगी, दिल्ली में भी उठेगी। इसलिए ये जो चुनाव लड़ने का जो जनता का जो फैसला है, जिसे अब मुझे स्वीकार करना है, इसलिए मैं आपको थोड़ी बात बता रहा था। लेकिन ये सारी की सारी बातें यहीं धरी की धरी रह जाएगी या फिर इन मोबाइलों में नेटवर्क में अटक के रह जाएगी अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की तो। मेरे अकेले का कोई बस का रोग नहीं है और मैं भी कोई अरबपति नहीं हूं। बाबा साहब की मेहरबानी से एक ठीक एक गुजारा अपना चलाता हूं। उसके बाद में भी इतनी हिम्मत मैंने की है कि हे बाबा साहब, हे बिरसा मुंडा, हे ज्योतिबा फूले, तुम्हारे रहमो करम से जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं अपना वही तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। कोई भी दुनिया में आया है वो साथ में लेकर के नहीं गया और जिसने जिसके लिए जमा किया है उसके काम नहीं आया, तो मुझे जमा करके क्या करना है। औलादों को काबिल बना दिया है, औलाद अपना कमा कर खा लेगी। मिला हमें समाज की वजह से है, मिला हमें हमारे पुरखों की वजह से है। तो मैं ये रिस्क ले रहा हूं, ये बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं मैं। इसे मत समझ लेना कि अब ताराराम हीरो बन गया। हीरो बनने के लिए तो तुम्हें रात दिन जागना पड़ेगा, तुम्हें रात दिन एक करनी पड़ेगी। तुम्हारे हमारे समाज के अंदर हर छोटे से बड़े तबके के आगे जाकर के झोली फैलानी पड़ेगी। हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग में जाकर के वोटों की भीख मांगनी पड़ेगी और उन्हें कहना पड़ेगा कि एक अवसर दो, एक अवसर दो। हमने तुम्हें 75 साल अवसर दिया है, अब हम 75 साल नहीं, हम 60 महीने मांग रहे हैं। हम 60 महीने मांग रहे हैं क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम चुनाव जीते या चुनाव हारे, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जीत भी गए तब भी अगली बारी या तो ओबीसी की होगी या फिर एससी की होगी। ओबीसी में उन जातियों की होगी जिनका नंबर आज तक नहीं लगा। तीसरी बारी मुस्लिम की होगी। इस प्रकार से हर 5 साल बाद समाज के प्रत्येक तबके को इसका अधिकार दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा और उनके सांसदों को भेजा जाएगा। ज्यादा काबिल नहीं होगा, काबिल हम बनाकर भेजेंगे। उनकी भाषा में तो ये है कि तेली तमोलिक कुनभट क्या पार्लियामेंट में जाके हल चलाएंगे, दर्जी क्या पार्लियामेंट में जाके कपड़ा सिलेगा, नाई क्या पार्लियामेंट में जाके बाल काटेगा। लेकिन हम डंके की चोट कहते हैं कि जिसके अंदर बाल काटने का हुनर है, जिसके अंदर कपड़ा सीने का हुनर है, जिसके अंदर लोहे का सामान बनाने का हुनर है, जिसके अंदर लकड़ी का फर्नीचर बहुत शानदार बनाने का हुनर है, ऐसे लोगों के अंदर हम एक सांसद का हुनर भी पैदा कर देंगे। एक सांसद का भी हुनर पैदा कर देंगे और उसको सांसद में भेज देंगे, पार्लियामेंट में भेज देंगे। तब जाकर के बनेगा भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जब तक एक ही जाति और एक दो पार्टियों का राज इस देश में चलता रहेगा, तब तक देश कभी भी लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं बन सकता। हम भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की तरफ लेकर चले हैं। हमारी जीत और हार की परवाह हमें नहीं है।
जीतेगा तो समाज जीतेगा, हारेगा तो समाज हारेगा। हमारा क्या है, हम क्या हारेंगे। कुछ लोग मेरे बारे में थोड़ा टिप्पणी करते हैं, डरते डरते मुझे कहते हैं कि कई लोगों जब चुनाव की गिनती होती है वोटों की, तो जो उम्मीदवार होते हैं उनके पास में अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते हैं, हार्ट के भी, दूसरे वाले भी, तीसरे वाले भी, है ना, पास में रहते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि जिस दिन गिनती हो तो आप कहीं डॉक्टर के संपर्क में रहना। मैंने कहा जिस आदमी को 9th क्लास में रेस्टिकेशन दिया गया या देने की तैयारी थी और स्कूल छोड़कर बाद में पढ़ने आना पड़ा, उस समय कलेजा नहीं फटा। जिस आदमी ने 13 साल की बिना पेंशन की नौकरी पे हस्ताक्षर किया, हाथ नहीं कांपा, तो चुनाव हार जाऊंगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक को चुनाव आने से पहले कहीं दूसरों को ना आ जाए, उनको डॉक्टरों की जरूरत है, वो रखे। मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, पहले भी वो हार। अगर आप अवसर देंगे तो अंदर जाके लड़ूंगा, और अगर अवसर नहीं देंगे तो बाहर तो लड़ ही रहा हूं, जब से लड़ रहा हूं तब से, और जब तक ये जान है शरीर के अंदर, खून का एक एक कतरा है, तब तक लड़ूंगा। ऐसा नहीं कि चुनाव हार के बैठ जाऊंगा, चुनाव जीत के बैठ जाऊंगा, नहीं, लड़ूंगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेता कैसा हो, तुम्हारा नेता कैसा हो, मेरा सब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा सब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास में आप लोगों को पिलाने के लिए पानी भी नहीं है, इसलिए आज के पानी की व्यवस्था भरूपाल जी ने की है। मेरे पास नहीं, मेरी औकात नहीं है इतने लोगों को पानी पिला दो। मेरे पास में पानी पिलाने की औकात नहीं है, उनके पास तो मैं दारू पिलाने की औकात भी है। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि वे तुम्हें 15-20 दिन तक दारू पिलाएंगे और 5 साल तक तुम्हारा खून पिएंगे, ये भी समझ लेना। मैं इन चुनावों के दौरान 1 महीने तक नहीं, 3 महीने, पिछले 3 महीने से 99% समाज का भोजन कर रहा हूं। मैं पानी भी तुम्हारा पीऊंगा, लेकिन वक्त आ गया तो आज पसीना बहा रहा हूं, कल खून भी बहा दूंगा। अगर अवसर दोगे, अरे दुनिया में कोई भी 30 मार का पैदा नहीं होता, 30 मार का बनाते हैं, और बनाता समाज है। बनाता समाज है, किसी व्यक्ति के पास कोई हैसियत नहीं है कि वो 30 मार का बन जाए। अगर तुम्हारी शक्ति और ताकत मेरे साथ में रही तो यही आवाज इससे 2 गुना 4 गुना बढ़ करके पार्लियामेंट में गूंजेगी। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि ये जो चुनाव है, ये बहुत ही कठिन समय है आप लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए फेस्टिवल है, 15-20 दिन तो गाड़ी की अगली सीट, ठीक है, होटल में खाना, ठीक है ना, फिर वो हमेशा भले वो पिंडिया पिए, लेकिन उस दिन तो इंग्लिश और बियर की बात होगी भाई। 15-20 दिन क्या बोलते हैं, मरुत्सव चलेगा यहाँ। इसलिए आपको जो लोग उनके सामने से निकल करके आ गए हैं, फूलचंद जी केपी, मंगलाराम जी पूर्व प्रधान, कहीं न कहीं हमारे समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी के टच में था। रामाराम जी फसफुदा से बैठे था, क्यों था? मजबूरी थी, कोई विकल्प ही नहीं था, कोई विकल्प था नहीं, इसलिए थी।
जब विकल्प मिला तो उन्होंने उनको कह दिया कि ना भाई, अब की बार समाज, हमेशा तुम अपने समाज की बात कर रहे हो, अब की बार हम हमारे समाज की। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी वर्गों से अपील करता हूं, कैंडिडेट खड़ा होता है वो व्यक्ति होता है, जाति खड़ी नहीं होती है, ध्यान रखना। और जाति खड़ी होकर के कभी एमपी बना नहीं सकती है, इसलिए मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। मैं समाज के प्रत्येक तबके से अनुरोध करता हूं कि एक अवसर दे दो, अगर तुम्हें फर्क आए, कुछ नजर आए तो दोबारा अवसर तो मांगूंगा नहीं, लेकिन समाज के लिए हजारों अवसर पैदा कर दूंगा, हजारों अवसर पैदा कर दूंगा। एक अवसर में हमारे लोगों ने, खास करके एससी और एसटी के लोगों ने, जब कोई आंजना पटेल कड़वी समाज का खड़ा हुआ, हमारे लोगों ने पार्टियों को लात मार करके उनका साथ दिया। जब कभी माली खड़ा हुआ तो हमारे लोगों ने पार्टियों को लात मार करके माली को वोट दिया। मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने तो पहले भी पार्टियां छोड़ करके तुम्हें वोट दिया है, तो आज अगर हमारा समाज हमारे को वोट दे रहा है, एससी एसटी वर्ग दे रहा है, तो मूल ओबीसी के लोगों से अनुरोध करता हूं कि साथ में खड़े हो जाओ, हम कल आपका साथ देंगे, पहले भी दिया है और आगे भी देंगे। ये बार बार बात पे जोर देकर कह रहा। मेरे पास में भाई बचीड़ वचीड़ है नहीं, क्योंकि निर्दलियों के लिए हबीड़ और बचीड़ होते हैं, ठीक है ना। मैं तो निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उन लोगों से भी करता हूं, मूल निवासी क्षत्रिय समाज से भी अनुरोध करता हूं कि तुम्हारे साथ में भी बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है और हुआ है। भैरू सिंह जी से लेकर के जसवंत सिंह जी से लेकर के आज दिन तक तुम्हारे साथ में भी कुठाराघात हुआ है। तुम्हें भी सावधान होने की जरूरत है। मेरी अपील है तुमसे कि आप अपने छोटे भाई को साथ लेकर के अपने छोटे भाई को अवसर दें कि चलो भाई, सदियों से हमारे पुरखे राज करते आए और लोकतंत्र में भी हम लगातार 75 साल से राज कर रहे हैं। चलिए आज आप में से कोई अगर खड़ा होता है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, तो हो सकता है कि हमारा समाज भी कल उनको सिर पे उठाएगा। लेकिन अगर ये सोचोगे कि राज करना तो सिर्फ हमारा ही काम है, तुम्हारा काम तो सिर्फ हमारी गुलामी करना है, तो अब वो वक्त निकल गया, अब वक्त निकल गया है। अब ये समाज गुलामी नहीं करेगा, अब ये बराबरी करेगा। इस समाज के खून में शोषण नहीं है, इसलिए शोषण किसी का नहीं करेगा, लेकिन बराबरी में खड़ा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जब आपने इतनी भारी संख्या में यहां आकर के एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली है, तो मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे उस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप समझ गए और लोगों को समझाने में सफल हो गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये एक वोट एक ऐसी चीज है जिसका एक पैसा भी नहीं लगता, ठीक है ना, एक पैसा भी नहीं लगता, लेकिन इसकी कोई कीमत ही नहीं है, अथाह कीमत है।